Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. So this is the part 2 of the chapter number 21 of the Claydon. Okay, so in this video we discuss the consequences of the enolization followed by some questions related to enolate and enols. Okay, so without any further ado, let's start the video. And you can follow us on Instagram and Telegram for videos update and notes. Okay, so first we'll discuss the consequences of enols. Enolization. Consequences of enolization. So enolization के केस में जब इनोलाइजेशन हमारे कंपाउंड में होगा तो उसकी वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वो क्या क्या चेंजेस मॉलिक्यूल में लाएगा। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये है कुछ इस तरीके से, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा। ओके, आप यहाँ पे बेस ऐड कर दो और इसका इनोलाइजेशन करवा दो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये O नेगेटिव बन चुका है और यहाँ पे हमारा ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ चुका है, इनोलेट बन चुका है हमारा। अब आप यहाँ पे क्या करो, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करवाओ। जब प्रोटॉन का हम एब्स्ट्रैक्शन करवाते हैं तो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन अब दो जगह हो सकती है, एक तो अल्फ़ा पोजीशन पे हो सकती है, एक गामा पोजीशन पे हो सकती है। हम दोनों पोजीशन पे करवा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो गामा पोजीशन पे करवा के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हम लोगों ने करवाया और गामा पोजीशन पे जो है H का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो मॉलिक्यूल क्या मिला, मॉलिक्यूल हमें ये मिला। और ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा पोजीशन पे प्रोटोनेशन करवा के देखते हैं। तो अल्फ़ा पोजीशन पे प्रोटोनेशन करवाया तो हमें जो इनिशियल कंपाउंड था हमारा, हमें वही मिल गया। क्या मिल गया, बीटा एंड गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपने देखा कि जब इनोलाइजेशन हुआ तो दो पॉसिबिलिटी आ गई प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन की, एक तो आपको बीटा गामा मिल रहा है और एक मिल रहा है अल्फ़ा बीटा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट विच इज़ इनोलेट, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, कॉन्टीन्यूअस इक्विलिब्रियम में होते हैं। कंपाउंड 1 विच इज़ बीटा गामा अल्फ़ा बीटा एंड कंपाउंड 2 विच इज़ बीटा गामा और आपका इनोलेट, ये तीनों कॉन्टीन्यूअस इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इक्विलिब्रियम जो है धीरे धीरे कंपाउंड 1 की तरफ शिफ्ट होती है बिकॉज कंपाउंड 1 इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन and it also contains the conjugation which is responsible for the delocalization, which makes this alpha beta unsaturated carbonyl compound more stable as compared to beta gamma unsaturated compound. Clear है? तो यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा unsaturated carbonyl compound, this is more stable carbonyl compound, this is मोर स्टेबल, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो आपने ये देखा कि इनोलाइजेशन से मॉलिक्यूल ही बदल गया। मेरे पास था बीटा गामा, ये हो चुका है अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल 100% नहीं है, बीटा गामा का पोर्शन भी होगा बट इट वाज वेरी वेरी लेस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे, वो है रेसिमाइजेशन। कैसे समझना है इसे, मान लो कि हमारे पास एक डाई कीटोन है और एक डाई कीटोन के बीच वाला जो कार्बन है वहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर है लाइक दिस। आपने क्या किया, अगेन आपने बेस ऐड किया, हम लोगों ने बेस ऐड कर दिया, ठीक है। और ये हमारा H था एसिडिक प्रोटॉन। तो हुआ क्या, हमारे पास ये बन चुका है इनोलेट कुछ इस तरीके से। और ये जो R है, अब ये R जो है प्लेनर बन चुका है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हमने क्या किया, इसको H+ खिलाया, इसको हमने H+ खिलाया ऑक्सीजन को, सॉरी ये सिस्टम को। तो जब H+ खाया तो हमने उम्मीद की थी कि जो हमारे R का स्टीरियो केमिस्ट्री था इनिशियल कंपाउंड में वही हमें फिर से मिलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, हमें R जो है बिलो द प्लेन मिलता है। इसका मतलब क्या है, R
बिलो द प्लेन भी है, अबव द प्लेन भी है, बिकॉज ऑफ द इनोलाइजेशन ड्यू टू विच द सिस्टम बिकम्स रेसमाइज्ड, या फिर हम बोलेंगे कि सिस्टम में रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट है। किस वजह से रेसिमिक मिक्सचर बना? बिकॉज ऑफ द इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आर की थी वो रिटेन नहीं रह गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ द इनोलाइजेशन। तो ये सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस था। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, और ये रेसिमाइजेशन तो आ भी चुका है नेट के एग्ज़ाम में 2016 एंड 2018 में आ चुका है। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने समझ लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको इससे रिलेटेड। एक मिनट, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इनोल से हमें मिलने वाला है वो हम कराएंगे ब्रोमिनेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रोमिनेशन एसिडिक कंडीशन में करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सब एसिडिक कंडीशन, एसिटिक एसिड हमने यूज़ किया है, माइल्ड एसिडिक है। ये H+ आयन को जनरेट करेगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और आपके पास ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब क्या होगा? ये H+ आयन अगेन रिमूव होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इनोल। ये आपके पास इनोल बन गया। क्लियर है? अब ये जो इनोल है ये Br2 पे अटैक करेगा। ये इनोल Br2 पे अटैक करेगा। ये रहा Br, ये रहा Br। अब Br क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? सिग्मा स्टार Br। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में डोनेट होगा, और यहाँ से एक Br चला जाएगा। एक सेकंड, मैंने गलती कर दी। ये जो रिएक्शन होगी ये ऑर्बिटल ओवरलैप से होगी, क्योंकि जो Br2 मॉलिक्यूल है ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, एंड रिएक्शन गोज बाय ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, ये रिएक्शन जो जाएगी ये ऑर्बिटल ओवरलैप से जाएगी, ओवरलैप। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ नीचे आएगा, इस तरीके से डीलोकलाइज होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो हमारे पास ये आ चुका है Br, और यहाँ पे है OH पॉजिटिव, एंड अगेन यहाँ से H पॉजिटिव जो है रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन। ये आ चुका है, दिस इज़ योर अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन। ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। और ये जो अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन होते हैं बहुत अच्छा SN2 रिएक्शन देते हैं। SN2 अच्छा रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है कार्बन और Br का बॉन्डिंग का, और जो CO बॉन्ड का पाई स्टार है, ये दोनों ही आपस में ओवरलैप करके एक अच्छा खासा डेफिशिएंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, which attracts the nucleophile to a great extent, which enhances the rate of SN2 reaction. ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग अल्फ़ा ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखना। ये है, अब हम लोग जो है Br2 की रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा? बेस आपका कार्बन का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये रहा कार्बन, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इनोलेट आपको मिल जाएगा। ये हमें इनोलेट मिल चुका है इस तरीके से। ठीक है, अब ये इनोलेट मिल चुका है। अब आप क्या करोगे? Br2 की रिएक्शन अगेन करवा दोगे, और Br2 की रिएक्शन आपको पता है ऑर्बिटल ओवरलैप से जाएगी, ये और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप क्या करो? अगेन मैंने इसको पहले डीलोकलाइज करवाओ, फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और आपके पास ये अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन आ चुका है। अब दिक्कत ये है कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो हमारा अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑलरेडी आप यहाँ पे देखो एसिडिक प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट है। ये एसिडिक प्रोटॉन, ये एसिडिक प्रोटॉन पहले से हैं यहाँ पे, और कंडीशन कैसी है? बेसिक है। तो बेस क्या करेगा? फिर से इन प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे अगेन इनोलेट बन जाएगा। और जो ब्रोमीन है उसकी खैर स्टीरियो मतलब
ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं पता तो मैं इसको Br से लिख रहा हूँ इस तरीके से, कर्वी पाथ से। ओके, अब आपका ये इनोलेट बन चुका है। अगेन ये Br2 पे अटैक करेगा कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, ये इसमें अटैक करेगा। तो आपके पास डाइब्रोमो कीटोन आ चुका है। अगेन आपके पास अभी भी एक एसिडिक प्रोटॉन है, तो फिर से BrOH अटैक करेगा फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपका Br2 अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे 3 Br आ चुके हैं CBr3। अब अगेन बेस तो है ही, तो अब बेस क्या करेगा, अब तो कोई एसिडिक प्रोटॉन बचा नहीं है, तो अब बेस, अगर बेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की, नेगेटिव चार्ज तो है ही और CO पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो आप जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे, ये OH का और यहाँ पे CBr3 है। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के 2 तरीके हैं, या तो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवा दो या तो उसे H+ खिलाओ। कोई मतलब ये दोनों में से कोई भी काम करो, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ख़त्म करो। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस है। अब H+ तो खिला नहीं सकते, कंडीशन बेसिक है, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करवाओ। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कमाल का लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, वो है CBr3। ये जो CBr3 अनायन बना है ये कमाल का स्टेबल है बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यहाँ बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, बैक बॉन्डिंग होती है जो Br का ऑर्बिटल है वहाँ पे 4p ऑर्बिटल है और कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, तो 4p 2p ओवरलैप होगा, ऑल्दो इट इज़ वेरी वीक ओवरलैपिंग, बट it will going to take place to a some extent which stabilize the CBr3 anion। ओके, तो हमें मॉलिक्यूल क्या मिला, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ये तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था ही नहीं, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो अल्फा ब्रोमो कीटोन था, ओइक एसिड मिला। इसलिए बेसिक ब्रोमिनेशन को हम प्रेफर्ड नहीं करते हैं। किसको प्रेफर्ड करते हैं, एसिडिक कंडीशन में। तो ये हम लोगों को 2 रिएक्शन जाननी थे। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास Br2 दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब कंडीशन ये आती है कि ठीक है Br2 है, AlCl3 है, फ्रेडल-क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन है, E2 आपका सॉल्वेंट है। तो दिमाग में ये आता है कि ठीक है CO ग्रुप लगा है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेटा पोजीशन पर अटैक करवा देते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे Br चिपका दो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रहे होगा भी, और आप बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मेटा पोजीशन पे Br चिपका भी दोगे, विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज आप इनोल को मिस कर गए। कैसे, देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, बेंजीन रिंग भी रिएक्ट कर सकता है और आपका इनोलेट भी। आप बोलोगे कि यहाँ इनोल कैसे बनेगा, यहाँ तो एसिडिक कंडीशन कुछ दिया ही नहीं, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक, लेकिन हमें AlCl3 दिया है। हमें काम क्या है, हमें जो CO सेंटर है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है बाय अटैकिंग दी विद द हेल्प ऑफ एसिडिक कंडीशन, ठीक है, या फिर AlCl3 यूज़ कर लो। वो क्या करेगा, वो भी तो ऑक्सीजन सेंटर को क्या करेगा, डेफिशिएंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे AlCl3 के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसको मैंने इस तरीके से बनाया है। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस वेकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ध्यान से देखना। अब डोनेट करने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से बन चुका है। ये है ऑक्सीजन, ये है AlCl3। अब AlCl3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर उसके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को अगेन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज को अपनी तरफ डीलोकलाइज करेगा और उसको कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब इनोलेट जो है, इनॉल जो है बन चुका है, नॉट इनोलेट, इनॉल। ये है AlCl3 नेगेटिव, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब Br2 का अटैक होगा, अब Br2 का अटैक होगा, ये Br2 का, ये इसका एंटीबॉन्डिंग। अब आप इससे फेमिलियर हो चुके हो, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा इस तरीके से। तो मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल हमें मिलेगा अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन। ये आप देख पा रहे हो,
ये है अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन, अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन। ये हम लोगों का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो कि मिल चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अटैक क्यों नहीं हुआ, बेंजीन ने अटैक क्यों नहीं किया। तो रीज़न ये है कि जो इनॉल है वो आपका सबसे पहली बात तो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। रीज़न जो होमो है इनॉल का उसकी एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेयर एज इन केस ऑफ बेंजीन रिंग जो उसका होमो है उसकी एनर्जी कम है बिकॉज ऑफ द डीएक्टिवेशन या डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ CO ग्रुप। तो एक तरफ तो इनॉल है जिसकी होमो की एनर्जी को बढ़ाया किसने, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, और जो बेंजीन की होमो की एनर्जी है उसको किसने डिक्रीज किया, डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ CO ग्रुप। इसलिए जो इनॉल है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है, इसलिए Br2 का अटैक वहीं पे होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट, इनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये आप याद रखना। बिकॉज ऑफ हायर होमो, हायर मतलब आप समझ जाना एनर्जी, हायर होमो ऑफ इनॉल। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लो सभी लोग, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लेडन का था, मैंने देख लिया, अच्छा था क्वेश्चन। आप यहाँ पे SOCl2 की रिएक्शन करवाओगे तो पहली रिएक्शन है SNI, सभी को पता है, रिटेंशन और कन्फिगरेशन होता है SNI, आई आपका ऊपर आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगेन यहाँ पे Br2 की फिर से रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड क्या करेगा, इनॉल बनाएगा, तो मैं इनॉल बना देता हूँ, और हमने बनाया भी था एसाइल क्लोराइड का। ये इनॉल मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे आपका Br2 का अटैक होगा लाइक दिस, तो अगेन ये जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे डोनेट हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है ये आ जाएगा Br, ये आपका COH पॉजिटिव और ये Cl। अब क्या होगा, अब H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है रिमूव हो जाएगा, और ये हो जाएगा CO, ये Cl, ये आपका Br। क्लियर है। अब देखो तीसरी रिएक्शन किससे करवाई है, MEOH के साथ, मेथनॉल के साथ। बेस है नहीं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा नहीं, क्या करेगा, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। एक यही ऑप्शन बचता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए CO सेंटर पे जो कार्बन है जिसके साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और एसाइल क्लोराइड ऐसा है जो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज फार एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंसिडर। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो फिर अगेन आप MEOH का अटैक करवा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव है और ये OMeH, ठीक है, पॉजिटिव, ये Cl माइनस, ये आपका यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ से -H प्लस और प्लस H प्लस, मतलब OMeH का जो H प्लस निकलेगा वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा O नेगेटिव, या फिर आप इस दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, आप क्लेडन में देख सकते हो। यहाँ से H प्लस उड़ा दो, ये देखो ये है O नेगेटिव, ये है Cl, ये है OMe। अगेन ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना है, या तो H प्लस खिला दो। अब आप बोलोगे कि सर हम लोगों ने यहाँ पे मेथनॉल ले रखा है, प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी है, प्रोटॉन खिला देते हैं, डीलोकलाइजेशन क्यों करवाओगे। तो अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो हेल्प करने कौन आता है पहले, घर वाले या बाहर वाले, ऑब्वियस से बात है घर वाले। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को हमें न्यूट्रलाइज करना है, या तो H प्लस खिलाओ या तो डीलोकलाइजेशन। कौन फास्ट होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, क्यों, क्योंकि मेहनत नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन को बस धक्का मारो ये निकल लिए। अब बाहर से H प्लस आएगा, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट टेक्स टाइम, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ये सब तो लाइट की स्पीड से होता है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल बन चुका है, एस्टर हमें मिल गया, ये है अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर, अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि कहाँ पे रिएक्शन और वाइटल ओवरलैप से ड्रिवन होगी और कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स होती हैं वो सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन होती हैं। ओके, चलो, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन होगा कैसे, ध्यान से देखना। NaNO2 है और HCl है। इस सोडियम नाइट्राइड का क्या यूज़ है उसको देखते हैं। इसकी जब HCl से रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा HNO2, और HNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको यहाँ नीचे बनाते हैं, वो कुछ इस टाइप का होता है, OH N डबल बॉन्ड O। अब एसिडिक कंडीशन है, इसको H+ खिला दो तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बना लेगा OH2 पॉजिटिव NO। अब OH2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल लेगा और ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए लोन पेयर डोनेट कर देगा और NO पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो साइक्लोहेक्सेनॉन दिया हुआ है। अब ये साइक्लोहेक्सेनॉन अगेन हमारे पास एसिडिक कंडीशन है, H+ ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब बार बार वही मैकेनिज़्म, चलो मैं लिख देता हूँ, OH पॉजिटिव, फिर यहाँ से एक H+ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है इनोल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये इनोल बन गया। अगेन आपका इनोल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो इनोल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे है NO पॉजिटिव, ये लोन पेयर फिर से डीलोकलाइज होगा और ये जो है NO पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। तो यहाँ पे हमें ये OH पॉजिटिव है और ये आपका NO है, ठीक है। अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव कर दो और ये आपका बन जाएगा ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो H पॉजिटिव रिमूव किया है, एक यहाँ से उड़ाओ और यहाँ पे फिर से इनोल बनाओ। इस बार इस ऑक्सीजन को मत खिलाना इलेक्ट्रॉन, इस बार इस ऑक्सीजन को खिलाना। अब देखो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा इमीन, ये हो जाएगा NOH, ठीक है, ऑक्साइम टाइप। अब ये इमीन बॉन्ड बन चुका है, दिस इज़ योर इमीन बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो, तो इमीन बॉन्ड CO बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है ये, 12th में पढ़ते थे, ठीक है। इमीन की जगह क्या आ जाएगा, CO बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो डाइकीटोन आपके पास आया है, दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसे इसको प्रोसीड करना है, NaNO2 और HCl आपको क्या देगा, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। एसिडिक कंडीशन है, इनॉल बन जाएगा और नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, दैट्स इट। एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको देख सकते हो आप। यहाँ पे सेम मैकेनिज्म मैं बार बार नहीं लिखूँगा इस वाले केस में। यहाँ पे NaOH बनेगा, ये बन चुका है, फिर इसकी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डाइकीटोन मिल जाएगा इस तरीके से, दैट्स इट। समझ गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी, इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये हमें एसिटोफिनॉन दिया है, यहाँ पे अटैक करवाओ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये कमाल का सुपर बेस है ये। तो ये क्या करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिग्मा स्टार CH में, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और डीलोकलाइज होकर आपको इनोलेट आयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इनोलेट आयन। तो हमारे पास इनोलेट आयन मिल गया है, O नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो इनोलेट बना है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये कुछ इस टाइप से O और K पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन है OMe के साथ,
ये है Me और ये है Me और ये है पॉजिटिव, इसका नाम है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। तो रिएक्शन कैसे करवाओगे? सिंपल है, आप ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करो, इस Me पे अटैक करवाओ, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरी तरीके से गलत होगा। यहाँ पे यही गलती करते हैं सब लोग, पहला ऑप्शन भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सोनियम आयन जो है आपका वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जितनी भी इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं वो ड्रिवन करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसका मतलब ऑक्सोनियम आयन पे अटैक किसका होगा? ऑक्सीजन सेंटर का होगा, कार्बन सेंटर का नहीं होगा। बिकॉज कार्बन सेंटर से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैप से होती हैं, ऑक्सीजन सेंटर से सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन होती हैं। तो ऑक्सोनियम आयन क्यों हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है? तो वो बिल्कुल बात क्लियर है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दी ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है। ऑल्दो देयर इज़ अ कंप्लीट डेडिकेटेड टॉपिक रिलेटेड टू हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो उस पर आपको वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्रिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे फिर किस तरीके से अटैक होगा? इस तरीके से अटैक होगा। ये बात इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये ऑक्सोनियम आयन की रिएक्शन एग्जांपल लिया मैंने। अब यहाँ पे आप ऑक्सोनियम आयन की रिएक्शन करवाओगे, ये मैंने आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर लिखा है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सोनियम आयन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसको क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है कार्बन और ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन अपना एलोन पेयर डोनेट कर देगा, और मॉलिक्यूल जो हमें मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था? इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि हमें रिएक्शन कैसे करवानी है, ऑर्बिटल ओवरलैप से करवानी है या फिर हमें किससे करवानी है? ऑक्सीजन सेंटर से। तो ऑक्सोनियम आयन में आप याद रखना वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एज द ऑक्सीजन सेंटर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री। Thank you so much. Please do like and subscribe our channel. Your every like counts, and it gives us a lots of motivation. So thank you so much.